ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारा लेसन चल रहा था 17वां मुद्रा और वित्तीय संस्थाएं। कल हमने मुद्रा विनिमय के रूप में हमने देखा था मुद्रा किसे कहते हैं, और जो इसका बेसिक था वो कल हमने पढ़ लिया था। साथ ही साथ में मुद्रा का विकास हमने कल पढ़ा था। अब देखिए, इसमें से 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, तो हमारे को उसी हिसाब से इस लेसन की तैयारी करनी है। तो देखिए, अगला अपना प्रश्न इसमें से बनता है मुद्रा के कार्य तथा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका। तो प्रश्न आपके ऐसे पूछा जाएगा, मुद्रा के कार्यों का वर्णन कीजिए, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका को समझेंगे। कल हमने मुद्रा के विकास में पत्र मुद्रा पढ़ा था, और पत्र मुद्रा में जो टॉपिक्स हमने पढ़े थे वही इसमें आएंगे, जो पॉइंट उसमें पढ़े थे, जो बिंदु उसमें पढ़े थे वही इसमें आएंगे। तो देखिए, मुद्रा का पहला कार्य हो गया विनिमय का माध्यम। मुद्रा का पहला कार्य कौन सा हो गया? विनिमय का माध्यम, यानी लेन देन का माध्यम। लेन देन किसके द्वारा होता है? मुद्रा के द्वारा। यदि आपको कोई भी वस्तु खरीदनी है तो आपको मुद्रा देनी पड़ेगी। जैसे मान लो आपके घर में अनाज खत्म हो गया, अनाज खरीदना है, तो अनाज, क्योंकि हमारे को पेट भरने के लिए अनाज चाहिए, क्योंकि हम मुद्रा को तो खा नहीं सकते, तो अनाज खरीदने के लिए हमें मुद्रा चाहिए। तो मुद्रा दे करके हम अनाज खरीद सकते हैं। तो मुद्रा को हमने दे दिया, तो लेन देन का माध्यम है। हम कोई भी वस्तु, कोई भी सेवा खरीदते हैं तो हमें मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। मुद्रा लेन देन का कार्य करती है, इसलिए इसको विनिमय का माध्यम कहा गया है। तो मुद्रा का पहला कार्य कौन सा हो गया? विनिमय का माध्यम। दूसरा कार्य देखिए, मूल्य का मापक, खाते की इकाई या मूल्य का मापक। देखिए, ये मार्कर है और इसकी प्राइस की, जैसे मान लिया 20 रुपए है, तो ये वस्तु है, तो वस्तु मूल्य के मापक के रूप में, यानी इसका एक मूल्य हो गया, एक मापक हो गया कि ये 20 रुपए की है। ठीक है। या अब देखिए, मुद्रा का जो मूल्य है वो कम ज्यादा भी हो सकता है। जैसे मान लो ये आज 20 रुपए का आ रहा है, यदि हम साल भर बाद में इसको खरीदेंगे तो इसके 25 रुपए भी हो सकते हैं, या फिर 15 रुपए भी हो सकते हैं। तो जो मुद्रा का दूसरा कार्य है वो है मूल्य का मापक, यानी किसी भी वस्तु, किसी भी सेवा का मूल्य बताती है मुद्रा, कि कौन सी वस्तु कितने रुपए की हम खरीद सकते हैं। ठीक है। और कल भी हमने इनके बारे में पढ़ा था, तो अच्छी तरह कल आपके समझ में आ गया था। आज तो सिर्फ इनका रिवीजन ही कर रहे हैं, क्योंकि मुद्रा के कार्य हैं। अब आगे देखिए, विलंबित भुगतानों की मानक। मुद्रा क्या होती है? विलंबित भुगतानों की मानक। यदि हम मार्केट में जाते हैं, हमें कोई वस्तु खरीदनी है, ठीक है, यदि हमारे पास पैसे नहीं है तो हम क्या कहते हैं, यानी त्वरित हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो त्वरित मुद्रा न दे करके कल के ऊपर टाल देते हैं। जैसे हमने कह दिया कि भैया आज पैसे नहीं है, कल हम आपके पैसे दे देंगे, तो विलंबित यानी दूसरे दिन, यानी एक फिक्स डे हम निश्चित कर लेते हैं कि आपको 5 तारीख को, 10 तारीख को पैसे मिल जाएंगे और मेरे को ये वस्तु देनी है। तो हम कोई भी वस्तु उधार ले आते हैं, तो उधार जब वस्तु लाते हैं और पैसे बाद में दिए जाते हैं, तो उसको कहते हैं विलंबित भुगतानों की मानक, यानी भुगतान हम उस वस्तु का बाद में करते हैं। आज कोई वस्तु खरीद ली, काम में ले ली, लेकिन उसका भुगतान हम दूसरे दिन करते हैं। अब आगे देखिए, मूल्य का भंडार, यानी मुद्रा मूल्य के भंडार का कार्य करती है। अब समझिए, जैसे आपके फसल हो गई, आपके मान लो 20 बोरी गेहूं की हो गई। अब देखिए, अपन उन 20 बोरियों को अपने लॉकर में तो नहीं रख सकते, अपनी अलमारी में नहीं रख सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, उनको बेच देंगे। बेचने के बाद जो भी कैश आएगा, जो भी मुद्रा आएगी, उसको हम आराम से अपनी अलमारी में रख सकते हैं, यानी उसका भंडार कर सकते हैं। तो हमारे पास में कोई भी वस्तु यदि ज्यादा मात्रा में है तो हम उसको बेच के मुद्रा प्राप्त करते हैं, और उस मुद्रा को भंडार के रूप में हमारे पास में रखते हैं। तो मुद्रा का अगला कार्य कौन सा हो गया? भंडार के रूप में, मूल्य के भंडार के रूप में। इसी के तहत देखिए, वाकर तथा हॉर्सले विदर्स ने एक परिभाषा दी है। उनके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यानी वाकर तथा हार्टले विदर्स ने परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है मुद्रा किसे कहते हैं?
मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। और इसी के साथ क्राउथर ने भी एक परिभाषा दी है मुद्रा की, कि मुद्रा की परिभाषा किसी भी वस्तु के रूप में दी जा सकती है। मुद्रा की परिभाषा किसी भी वस्तु के रूप में दी जा सकती है जिसे साधारणतया विनिमय का माध्यम स्वीकार किया जाता है। यानी वस्तु के रूप में हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि लेन देन का कार्य ये करती है। लेन देन के लिए मुद्रा को स्वीकार किया गया। यदि हमें कोई वस्तु प्राप्त करनी है तो अगले को मुद्रा लेनी पड़ेगी, या हम कोई वस्तु किसी को दे रहे हैं तो हमारे को मुद्रा लेनी पड़ेगी, क्योंकि मुद्रा विनिमय का माध्यम है और उसको स्वीकार किया गया है। ठीक है, ये दोनों परिभाषा दी। अब अगला पांचवा अंतिम कार्य है मुद्रा के अन्य कार्य। देखिए, मुद्रा को हम हस्तांतरित कर सकते हैं, यानी हमारे पास यदि कोई उधार हमारे से मुद्रा लेता तो हम उसको दे सकते हैं, या हम अगले से ले सकते हैं। तो ये मुद्रा का अन्य कार्य हो गया। मुद्रा का हस्तांतरण, साख का आधार, जैसे साख का आधार है, यानी यदि हम किसी से उधार ले रहे हैं, पहले तो ये समझना है कि साख किसे कहते हैं। साख को हम एक प्रतिष्ठा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। जो ऋण और उधार है उसी के रूप में इसको परिभाषित कर सकते हैं। मान लीजिए ऋण और उधार को ही साख कहते हैं। तो साख का आधार क्या है? मुद्रा। फिर देखिए, पूंजी को गतिशील प्रदान करती है। जैसे हमने कोई भी वस्तु ये बेची है तो हमने मुद्रा ले ली है, फिर हम उस मुद्रा से अन्य वस्तुएं खरीद लेंगे, फिर उस मुद्रा को हम किसी दूसरे को दे देंगे। तो इस तरह से ये पूंजी है, ये गतिशील होती रहती है, एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास। तो ये जो मुद्रा का अन्य कार्य है, पूंजी को गतिशीलता प्रदान करना। अब इसी के साथ हम छोटे छोटे 3-4 परिभाषाएं हैं वो भी देख लेते हैं। पहली है निवेश। निवेश को हम साधारण शब्दों में कहेंगे खर्चा। क्या कहेंगे? खर्चा, निवेश। जैसे मान लो आपको कोई जमीन खरीदनी है तो उसके ऊपर आपको निवेश करना पड़ेगा, यानी पूंजी देनी पड़ेगी, खर्चा करना पड़ेगा। तो निवेश का आप साधारण सा अर्थ समझो कि खर्चा। तो अब देखो, निवेश की परिभाषा उस रेशे हो गई, यानी वो खर्चा हो गया जो अर्थव्यवस्था में वास्तविक उत्पादक संपदा के स्टॉक में वृद्धि करता है। यानी अर्थव्यवस्था में वास्तविक उत्पादक संपदा के स्टॉक में वृद्धि करता है। कैसे करता है? वास्तविक संपदा कौन सी हो गई? अभी मैंने उदाहरण दिया कि आप जमीन खरीद रहे हो, तो जमीन जब आप खरीदते हो तो आपको निवेश करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। लेकिन आपके उत्पादन में वास्तविक स्टॉक हो गया, यानी जमीन आपकी हो गई, आप उसमें उत्पादन करोगे, उत्पादन बढ़ेगा और आपकी कार्यशील पूंजी बनी रहेगी। अब देखिए, बचत किसे कहते हैं? बचत आप जानते हो, बचत आय का वह भाग है जो हमारे पास रहता है, यानी खर्च करने के पास जो भी भाग बचता है हमारे पास आय का, वही बचत है। जो भी हम कमाते हैं, खर्च कर दिया, खर्च करने के बाद जो भी बचत हमारे पास होती है उसको हम बचत कहते हैं। तो ये हो गई आय का वह भाग जिसे उपभोग नहीं किया गया हो, वो क्या कहलाएगा? बचत। साख की परिभाषा, साख को हम प्रतिष्ठा के रूप में समझेंगे। साख किसे कहते हैं? ऋण या उधार प्रदान करने को ही साख प्रदान करना कहा जाता है। अब यानी अर्थशास्त्र में, अर्थव्यवस्था में ये कहा गया है कि ऋण या उधार प्रदान करने को ही साख प्रदान करना कहा जाता है। जैसे मान लो कोई भी संस्था है, उधार दे रही है, कोई भी बैंक है उधार दे रहा है, तो उसकी कितनी प्रतिष्ठा है, यानी उसका टाइमली ऋण वापस आ रहा है कि नहीं, किस्तें चूक रही है कि नहीं चूक रही है, तो उसकी एक प्रतिष्ठा हो जाती है, एक साख बन जाती है। अब देखिए, वित्तीय मध्यस्थ आप सब जानते हो, लेन देन में जो बीच का कार्य करता है वही वित्तीय मध्यस्थता कहलाता है। जैसे जमाकर्ता अपनी जमाओं को जमा कराता है और उधारकर्ता ऋण लेता है, तो इन दोनों के बीच में जो कार्य करता है उसको मध्यस्थ कहते हैं। तो ऐसा कार्य कौन करता है? बैंक करते हैं। बैंकों में हम अपनी बचतों को जमा करवा सकता है, और जो ऋण लेने वाले व्यक्ति है वो ऋण ले सकते हैं। देखिए, वे संस्थान या फर्म जो किसी वित्तीय बाजार में जमाकर्ता तथा उधार लेने वाले के बीच एक सेतु या मध्यस्थ का कार्य करते हैं, वो वित्तीय मध्यस्थ कहलाते हैं। ये आपकी 4 परिभाषाएं हैं, ये आपको लिखना है। तो आज के एचडब्ल्यू में 2 प्रश्न रहेंगे आपके। पहला प्रश्न मैंने बता दिया कि मुद्रा के कार्य तथा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका। अब दूसरा प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, साख के स्रोत। साख के 2 स्रोत होते हैं, संस्थागत स्रोत और गैर संस्थागत स्रोत। संस्थागत स्रोत और गैर संस्थागत स्रोत। तो आप पहले ये समझ लीजिए कि संस्थागत स्रोत
कौन से होते हैं, गैर संस्थागत स्रोत कौन से होते हैं, यानी जब हमारे को उधार लेना पड़ता है, यदि हम बैंकों से उधार लेते हैं तो वो संस्थागत स्रोत होते हैं, और यदि हम किसी सेठ साहूकार हमारे रिश्तेदार से, मित्रों से, रिलेशन वालों से यदि उधार लेते हैं तो वो गैर संस्थागत स्रोत हो गए। अब इनमें अंतर क्या क्या है, जैसे संस्थागत स्रोत है वो राष्ट्र के द्वारा पंजीकृत होते हैं, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक या सरकार के अधीन कार्य करते हैं, जबकि गैर संस्थागत होते हैं उनके वो कोई पंजीकृत नहीं होते हैं और वो ये स्थानीय स्रोत होते हैं। जिस गैर संस्थागत स्रोत है उनमें समय निश्चित होता है, गैर संस्थागत है उसमें समय अनिश्चित होता है। इनको हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे, तो आप एक बार समझ लें, बोर्ड पे मैं आपको समझा रही हूँ, उसके बाद में बुक से आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। देखिए साख के संस्थागत तथा गैर संस्थागत स्रोत। अब देखिए अंतर का आधार, पहला मैंने बताया कि पंजीयन का होता है, सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक के पास संस्थागत स्रोतों का पंजीयन होता है क्योंकि ये राष्ट्रीयकृत स्रोत हैं, जबकि इनका कोई पंजीकरण नहीं होता है क्योंकि ये स्थानीय स्रोत है। अब देखिए सूचना ये किसको देंगे, नियामक संस्थाओं को ये सूचना देंगे, जबकि गैर संस्थागत स्रोत है इनकी कोई सूचनाएं नहीं होती है। अब देखिए उदाहरण कौन कौन से हो गए, वाणिज्यिक बैंक और सहकारी समितियां जो है संस्थागत स्रोत है, जबकि साहूकार, भूस्वामी, मित्र, रिश्तेदार आदि से यदि कोई ऋण लिया जाता है तो वो गैर संस्थागत स्रोत कहलाएंगे। अब देखिए संस्थागत स्रोत के उद्देश्य क्या होते हैं, संस्थागत स्रोत होते हैं उनका उद्देश्य होता है कि अपने लाभ के साथ साथ सार्वजनिक लाभ कमाना, जबकि गैर संस्थागत स्रोत का जो मेन उद्देश्य होता है वो स्वयं के लिए ही लाभ कमाना होता है क्योंकि ये स्थानीय संस्थाएं होती हैं। अब देखिए ब्याज दर, संस्थागत स्रोत में जो है ब्याज दर बहुत कम होती है, जबकि गैर संस्थागत स्रोत में ब्याज दर बहुत ऊंची होती है। अब देखो नियम क्या होते हैं, नियमों की स्थिति क्या होती है, जो संस्थागत स्रोत है उसके कुछ नियम होते हैं, कानून होते हैं, जबकि गैर संस्थागत स्रोत होते हैं उनके कोई नियम नहीं होते हैं, कोई कानून नहीं होते। सातवां है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है, जैसे संस्थागत स्रोत है उनमें रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, लेन देन का जो भी कब उधार लिया गया, कब वापस देना है, ये पूरा रिकॉर्ड होता है, लेन देन का पूरा रिकॉर्ड होता है, जबकि गैर संस्थागत स्रोतों में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। अब देखो लोचशीलता, संस्थागत स्रोत होते हैं उनमें कम लोचशीलता होती है, जबकि गैर संस्थागत स्रोत है उनमें अधिक लोचशीलता होती है। अब देखिए साख की स्थिति कैसी होती है, गैर संस्थागत स्रोत है उसमें साख की स्थिति बहुत ही जटिल होती है क्योंकि उसमें बहुत अधिक कागजी कार्रवाई होती है, फॉर्म भरना है, फिर उसके बाद में समर्थक ऋणाधार है उनको रखा जाता है, या कोई प्रॉपर्टी है उनको वहाँ समर्थक ऋणाधार के आधार पर रखा जाता है। इसलिए जो वो प्रक्रिया है साख लेने की संस्थागत स्रोत में बहुत जटिल होती है और कागजी कार्रवाई होती है वो अधिक होती है, जबकि गैर संस्थागत स्रोत में ये सब न के बराबर होता है। अब समय देखिए मैंने बताया कि जो संस्थागत स्रोत होते हैं उनका समय निश्चित होता है, जबकि गैर संस्थागत स्रोत होते हैं उनका समय अनिश्चित होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों ये दोनों क्वेश्चन है वो आपको लिखना है, याद करना है, ठीक है। अपनी जो बुक है उसमें से अच्छी तरह पढ़ोगे आराम से याद हो जाएगा, कोई कठिन कार्य नहीं है, बिल्कुल सरल है। जो भी बच्चे ये पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, यदि जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो आपसे पुनः मेरा अनुरोध है कि उन बच्चों को आप कॉन्टेक्ट के माध्यम से थोड़ा मोटिवेट करें ताकि ऑनलाइन क्लासेस से जुड़कर वो भी बेनिफिट इसका उठा सके।